Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल की किताब भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका अध्याय 12। हाँ, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे एवं समस्याएं। ये चैप्टर वाकई बहुत अहम है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें पर्यावरण प्रदूषण, शहरीकरण की चुनौतियां और भूमि निम्नीकरण मतलब लैंड डिग्रेडेशन जैसे मुद्दे हैं। ये सब जीएस पेपर 1 और पेपर 3 के सिलेबस से सीधे सीधे जुड़ते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी अध्याय के कॉन्सेप्ट्स और केस स्टडीज को थोड़ा गहराई से देखेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। हाँ, और हमारा इरादा कोई पेज बाय पेज रट्टा मारना नहीं है। हम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? उनके आपसी कनेक्शंस को देखेंगे। बिल्कुल। और हाँ, जहां जरूरत होगी यूपीएससी के पुराने सवालों मतलब पीवाईक्यूज को भी डिस्कशन में लाएंगे। हाँ, ताकि पैटर्न समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के सामने जो अहम भौगोलिक चुनौतियां हैं उनकी पड़ताल। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, तो अध्याय कहता है कि प्रदूषण असल में मानवीय गतिविधियों से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब पदार्थों और ऊर्जा का नतीजा है। और इसे बांटा गया है माध्यम के हिसाब से: पानी, हवा, जमीन और ध्वनि प्रदूषण। हाँ, अगर जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन की बात करें तो एनसीईआरटी कहता है कि कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जैसे कटाव, भूस्खलन वगैरह, पर असली चिंता तो ह्यूमन सोर्सेस से है। जैसे कि कौन से हैं मुख्य स्रोत? देखिए, मुख्य रूप से 3 हैं: इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक एक्टिविटीज, मतलब उद्योग, खेती और हमारी रोजमर्रा की घरेलू और सांस्कृतिक गतिविधियां। और इनमें भी उद्योगों का रोल काफी बड़ा बताया गया है। हाँ, पर उद्योगों के अलावा एग्रीकल्चरल रन ऑफ मतलब खेती से बहकर आने वाला पानी, जिसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो भी तो एक बड़ी समस्या है, खासकर ग्राउंड वाटर के लिए। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। सरफेस वाटर जैसे नदियां, झीलें, वो तो सीधे इफेक्ट होती ही हैं, लेकिन ये केमिकल्स का धीरे धीरे रिस्क कर ग्राउंड वाटर में मिलना, ये ज्यादा खतरनाक और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। और फिर डोमेस्टिक वेस्ट्स मतलब घरों का कचरा, सीवेज वगैरह, ये सब मिलकर नदियों को बहुत बुरी तरह पोल्यूट कर रहे हैं। गंगा और यमुना का जिक्र है किताब में। हाँ, देश की 2 सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां बताई गई हैं। यमुना का चित्र फिगर 12.1 दिया है, वो तो काफी चिंताजनक है। और इसका सीधा असर सेहत पर, मतलब प्रदूषित पानी से बीमारियां फैलती हैं, डायरिया, इंटेस्टिनल वर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सब वाटरबॉर्न डिजीजेस हैं। और WHO का आंकड़ा भी है कि भारत में करीब 1/4 कम्युनिकेबल डिजीजेस पानी से जुड़ी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। बिल्कुल। यहीं पर मुझे 2015 का GS2 का वो सवाल याद आ रहा है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम की लिमिटेशंस और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर। पूछा था कि क्या प्राइवेट सेक्टर मदद कर सकता है? हाँ, वो सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है। साफ पीने का पानी मुहैया कराना, खासकर गरीब तबकों के लिए, ये हमारी हेल्थ सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक ये नहीं होगा, बीमारियों का बोझ कैसे कम होगा? पर क्या कुछ समाधान भी हैं? किताब में दौराला, मेरठ की केस स्टडी दी है, वो क्या बताती है? दौराला का उदाहरण इंटरेस्टिंग है। वहां ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन बहुत था, मेनली उद्योगों की वजह से। लेकिन सोल्यूशन तब निकला जब एक NGO, लोकल कम्युनिटी और इंडस्ट्रीज ने मिलकर काम किया। अच्छा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे जोर दिया, पेड़ लगाए। ये एक तरह से पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मतलब जिसने प्रदूषण किया वही समाधान की जिम्मेदारी ले। और ये दिखाता है कि कोलैबोरेशन कितना जरूरी है। सही बात है। अच्छा, पानी से अब हवा पर आते हैं, एयर पोल्यूशन। अध्याय कहता है कि हवा में धूल, धुआं, गैसें जब हानिकारक लेवल पर बढ़ जाती हैं तो वो वायु प्रदूषण है। इसके मुख्य सोर्सेज क्या हैं? मेन सोर्सेज तो वही हैं, जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स का जलना, गाड़ियों में, पावर प्लांट्स में, फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं और इंडस्ट्रीज़। इनसे निकलने वाले पोल्यूटेंट्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम्स पर बुरा असर डालते हैं। और अर्बन स्मॉग तो अब आम बात हो गई है, खासकर सर्दियों में बड़े शहरों में। दिल्ली का हाल तो हम सब जानते हैं। हाँ, एसिड रेन का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल। एसिड रेन पर 2013 में GS1 में सवाल भी आया था।
इसके कारण होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। ये गैसें जब हवा में पानी से मिलती हैं तो एसिड बनाती हैं और बारिश के साथ नीचे आती हैं। ये इमारतों, मिट्टी, पानी सबको नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन भी है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। हाँ, ट्रैफिक, फैक्ट्रीज, लाउड स्पीकर, ये सब स्रोत हैं। ये सुनने की क्षमता और सेहत दोनों के लिए हानिकारक है। और फिर है लैंड पोल्यूशन। जिसका एक बड़ा कारण अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना? और कीटनाशक, उर्वरक का बढ़ता इस्तेमाल भी। बिल्कुल, ये सब पोल्यूशन आपस में जुड़े हुए भी हैं। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी और जमीन दोनों को खराब कर सकता है। ठीक है, तो इस सेगमेंट से प्रीलिम्स के लिहाज से क्या जरूरी बातें नोट करनी चाहिए? देखिए, प्रीलिम्स के लिए जरूरी है पोल्यूशन के टाइप्स, वाटर, एयर, लैंड, नॉइज, पानी के मुख्य प्रदूषक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक वेस्ट, प्रदूषित नदियां, गंगा, यमुना, वाटर बॉर्न डिजीजेज, एसिड रेन के कारण नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PYQ रेफ 2013 GS1 और दौराला केस स्टडी। और मेंस के पर्सपेक्टिव से? मेंस के लिए जरूरी है समझना मानवीय गतिविधियों और पर्यावरण प्रदूषण का लिंक, पानी और हवा की गुणवत्ता पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल का इम्पैक्ट, पोल्यूशन के हेल्थ इम्प्लीकेशंस पब्लिक हेल्थ सिस्टम से जोड़कर PYQ रेफ 2015 GS2, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट और पोल्यूशन कंट्रोल में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का महत्व, जैसे दौराला का उदाहरण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं शहरों की तरफ। अर्बन प्रॉब्लम्स। हाँ, शहरीकरण के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पर बात की गई है, खासकर दो चीजों पर, वेस्ट डिस्पोजल और स्लम्स का विकास। ठोस कचरा मतलब सॉलिड वेस्ट का निपटान, ये तो वाकई एक बड़ी समस्या है शहरों में। रोजाना इतना कचरा निकलता है। बहुत ज्यादा। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी, डोमेस्टिक वेस्ट भी। मुंबई के माहिम का चित्र फिगर 12.3 दिया है किताब में, वो इस समस्या की गंभीरता दिखाता है। कचरे के पहाड़ बन जाते हैं और ये अनट्रीटेड होता है ज्यादातर। इसके हेल्थ हैजर्ड्स क्या हैं? जाहिर है ये सड़ता है, बदबू फैलाता है, बीमारियां फैलाने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। बारिश में इससे जहरीला पानी रिसकर ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकता है, आग लगने का खतरा अलग। ये एक बहुत बड़ा हेल्थ और एनवायरमेंटल रिस्क है। और अक्सर ये कचरे के ढेर उन्हीं इलाकों के पास होते हैं जहां शहर के सबसे गरीब लोग रहते हैं, मतलब स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियां। अध्याय इन्हें कैसे डिस्क्राइब करता है? NCERT इन्हें शहरों के लीस्ट डिजायरेबल रेसिडेंशियल एरियाज कहता है, मतलब रहने के लिए सबसे खराब जगह। टूटे फूटे घर, तंग गलियां, साफ सफाई, हवा की कमी, पीने का पानी, बिजली, टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज का भी अभाव होता है। और ये अक्सर ऐसी जमीन पर बसे होते हैं जो खतरनाक होती है, जैसे नदी किनारे या रेलवे लाइन के पास। धारावी मुंबई का उदाहरण दिया है, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती। हाँ, और सीब्रुक का वर्णन भी है, कैसे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ऐसी जगहों पर आग जैसे हादसे बहुत आसानी से हो सकते हैं। और विरोधाभास ये है कि धारावी जैसी जगह शहर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। मिट्टी के बर्तन, चमड़े का सामान, कपड़े बनते हैं वहां। बिल्कुल, ये एक अजीब पैराडॉक्स है। जो लोग अमीरों के लिए चीजें बनाते हैं वो खुद बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ये दिखाता है कि डेवलपमेंट कितना अनइवन हो सकता है। यहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी होती है? कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कम मजदूरी। नतीजा कुपोषण, मतलब अंडर नरिश्ड रहते हैं, बीमारियों के शिकार जल्दी होते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। और इसका सोशल इम्पैक्ट? गरीबी और निराशा कई बार लोगों को ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, क्राइम की तरफ धकेल देती है। समाज भी उन्हें अलग नजर से देखता है, मतलब सोशल एक्सक्लूजन होता है। ये फिर से पब्लिक हेल्थ सिस्टम की चुनौतियों और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जरूरत को हाईलाइट करता है। इसमें माइग्रेशन का क्या रोल है? रमेश की केस स्टडी है ओडिशा से सूरत वाली। हाँ, रमेश की कहानी दिखाती है कि लोग गांव क्यों छोड़ते हैं। गरीबी, खेती पर दबाव, अवसरों की कमी, ये सब पुश फैक्टर्स हैं जो उन्हें गांव से धकेलते हैं। और शहरों में काम की उम्मीद, ये पुल फैक्टर्स हैं जो उन्हें खींचते हैं। लेकिन शहर आकर भी अच्छी जिंदगी नहीं मिलती कई बार। नहीं, क्योंकि शहरों में किराया बहुत ज्यादा है, रहने का खर्चा ज्यादा है, तो बहुत से माइग्रेंट्स को आखिर में इन्हीं स्लम्स में रहना पड़ता है। तो इस शहरी समस्याओं वाले हिस्से से प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान रखें? प्रीलिम्स के लिए सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की चुनौती, स्लम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, खराब घर, पुअर सैनिटेशन, बेसिक अमेनिटीज की कमी, ओवरक्राउडिंग, फायर हैजर्ड्स। धारावी मुंबई का उदाहरण, माइग्रेशन के पुश पुल फैक्टर्स, रमेश की स्टडी, और स्लम ड्वेलर्स का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट।
और मेंस के लिए? मेंस के लिए जरूरी है स्लम्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और उनसे जुड़ी समस्याएं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, क्राइम, सोशल एक्सक्लूजन, स्लम्स का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन और सुविधाओं की कमी का पैराडॉक्स, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट की चैलेंजेस और रूरल डिस्ट्रेस, माइग्रेशन और अर्बन पॉवर्टी स्लम्स के बीच का कनेक्शन, साथ ही इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट और बेहतर पब्लिक सर्विसेज की जरूरत, PYQ से लिंक। ठीक है, अब आते हैं अध्याय के एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर, भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन। हाँ, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जमीन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में टेम्पररी या परमानेंट गिरावट आना। ये सिर्फ खेती की जमीन के लिए है? नहीं, इसका स्कोप बड़ा है। इसमें खेती की जमीन की फर्टिलिटी कम होना तो है ही, साथ ही किसी भी तरह की जमीन की इकोलॉजिकल सर्विसेज जैसे पानी सोखने की क्षमता या बायोडायवर्सिटी सपोर्ट करने की क्षमता में कमी आना भी शामिल है। इसके कारण क्या हैं? प्राकृतिक या मानवीय? दोनों हैं। प्राकृतिक कारण भी हैं, जैसे बंजर चट्टानी इलाका, रेगिस्तान, खड्ड भूमि वगैरह। लेकिन आज जो ज्यादा चिंताजनक हैं वो हैं मानवीय गतिविधियां। जैसे? सबसे प्रमुख हैं डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, ओवरग्रेजिंग यानी अत्यधिक चराई, फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे बहुत ज्यादा सिंचाई से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी बढ़ना या गलत फसलें उगाना, और हाँ, माइनिंग एक्टिविटीज। हाँ, 2013 का GS3 का सवाल था इलीगल माइनिंग के परिणामों पर और कोयला खनन के लिए गो एंड नो गो जोन्स पर। यह दिखाता है कि पॉलिसी लेवल पे भी ये कितना बड़ा इशू है। बिल्कुल। माइनिंग से जमीन सीधे तौर पर खराब होती है, मिट्टी हट जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, पोल्यूशन होता है। अध्याय में बैरन एंड वेस्टलैंड्स और कल्चरल वेस्टलैंड के बीच फर्क भी बताया गया है। कल्चरल वेस्टलैंड क्या है? ये वो जमीन है जो 5 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ी है, पड़ती है, फैलो, लेकिन जिसे टेक्नोलॉजी की मदद से सुधारा जा सकता है, खेती लायक बनाया जा सकता है। क्या हमारे पास इसका कोई डेटा है कि कितनी जमीन डिग्रेड हो रही है और क्यों? हाँ, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो अब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, सैटेलाइट डेटा से वेस्टलैंड मैपिंग और क्लासिफिकेशन करता है। टेबल 12.3 दिखाती है कि मैन मेड प्रोसेसेस से होने वाला डिग्रेडेशन प्राकृतिक कारणों से ज्यादा है। इसमें वाटर लॉगिंग, सलाइनिटी, एल्कलिनिटी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से खराब हुई जमीन और माइनिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट से बर्बाद हुई जमीन शामिल हैं। पर क्या इसे ठीक करने के उदाहरण भी है, जैसे दौराला का था? झाबुआ मध्य प्रदेश की केस स्टडी है इसमें। हाँ, झाबुआ का केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देश के सबसे पिछड़े जिलों में से है। ज्यादातर भील जनजाति रहती है वहाँ। गरीबी और रिसोर्स डिग्रेडेशन, खासकर जमीन और पानी का एक बड़ा चैलेंज था। तो वहाँ क्या किया गया? वहाँ राजीव गांधी मिशन फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स चलाए गए। वाटरशेड मैनेजमेंट पर फोकस किया गया। और कम्युनिटी का क्या रोल रहा? यही सबसे खास बात है। पैतलाबाद ब्लॉक का उदाहरण है, जहां गवर्नमेंट और NGOs ने मिलकर काम किया, लेकिन सक्सेस मिली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। लोगों ने खुद मिलकर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जैसे पास्चर लैंड, जंगल को रिवाइव करने का काम किया। उन्होंने वृक्षारोपण किया और सामाजिक बाड़बंदी अपनाए। ये सोशल फेंसिंग क्या है? इसका मतलब है कि समुदाय ने आपस में मिलकर तय किया कि वो अपने साझा संसाधनों को बचाएंगे और उनका सस्टेनेबल यूज करेंगे, बिना किसी फिजिकल फेंस के। ये आपसी समझ और सोशल प्रेशर पर बेस्ड है। और इसके नतीजे क्या अच्छे रहे? बहुत अच्छे। चारागाह हरे भरे हुए, ग्राउंड वाटर लेवल सुधरा, लोगों की लाइवलीहुड्स में भी इंप्रूवमेंट हुआ। ये दिखाता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स किया जा सकता है और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स सुनिश्चित की जा सकती हैं। ये तो बहुत पॉजिटिव है। हाँ, और इसका एक और एंगल है। झाबुआ जैसे ट्राइबल एरिया अक्सर 5th शेड्यूल के अंडर आते हैं। इन इलाकों में रिसोर्स मैनेजमेंट सीधे तौर पर लोगों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से जुड़ा है। रिसोर्सेज की कमी कई बार असंतोष और एक्सट्रीमिज्म जैसी प्रॉब्लम्स को भी हवा दे सकती है। 2013 का वो GS3 का सवाल 8 to 44 5th शेड्यूल LWE पर इसी तरफ इशारा करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। भरमौर रीजन HP की केस स्टडी चैप्टर 9 में थी, भी ITDP के जरिए ट्राइबल एरियाज के डेवलपमेंट की चैलेंजेस और सक्सेसेस दिखाती है। बिल्कुल। तो लैंड डिग्रेडेशन वाले सेगमेंट से प्रीलिम्स के लिए क्या टेक अवे है? हाँ, प्रीलिम्स के लिए याद रखें, लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन, नेचुरल वर्सेस मैन-मेड कॉजेज, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, फॉल्टी एग्रीकल्चर, माइनिंग, PYQ रेफ, इलीगल माइनिंग, वेस्ट लैंड के टाइप्स, बैरन, कल्चरबल, NRASC क्लासिफिकेशन, डिग्रेडेशन के प्रोसेसेस, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, एल्कलिनिटी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन,
झाबुआ केस स्टडी, वाटरशेड मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सीपीआर रिवाइटलाइजेशन, भिल ट्राइब, सोशल फेंसिंग और आईटीडीपी का रेफरेंस। और मेंस के लिहाज से? मेंस के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज का लैंड डिग्रेडेशन पर इम्पैक्ट, वाटरशेड मैनेजमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का महत्व, झाबुआ एग्जाम्पल, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, सीपीआरस के मैनेजमेंट की चैलेंजेस और रिसोर्स डिग्रेडेशन, पॉवर्टी और सोशल इश्यूज खासकर ट्राइबल एरियाज में के बीच का लिंक, पीवाईक्यू कनेक्शन। साथ ही बैकवर्ड रीजन्स में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज की जरूरत। एकदम सही। तो ये सारे मुद्दे दिखाते हैं कि भारत के सामने डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट और सोशल बैलेंस बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज है। तो हमने देखा कि एनसीईआरटी का ये अध्याय कैसे भारत के कुछ बहुत गंभीर भौगोलिक मुद्दों और समस्याओं को सामने लाता है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण हो, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन की चुनौतियां हो या फिर लैंड डिग्रेडेशन का बढ़ता खतरा। बिल्कुल। और ये मुद्दे अलग थलग नहीं है ना? ये आपस में जुड़े हुए हैं। रूरल डिस्ट्रेस से माइग्रेशन होता है, जिससे अर्बन स्लम्स पर प्रेशर बढ़ता है। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से पोल्यूशन भी होता है और लैंड डिग्रेड भी होती है। ये एक कॉम्प्लेक्स वेब है। हाँ, और ये अध्याय और इससे जुड़े पीवाईक्यूज हमें याद दिलाते हैं कि डेवलपमेंट को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव होना चाहिए। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ काफी नहीं है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस को भी प्रायोरिटी देनी होगी। सही कहा। और दौराला और झाबुआ जैसे केस स्टडीज ये भी दिखाते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सही पॉलिसीज से पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। सॉल्यूशंस मौजूद हैं, बस उन्हें लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों से निपटने में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर क्या भूमिका निभाई जा सकती है? टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और पब्लिक अवेयरनेस के बीच सही बैलेंस कैसे बन सकता है? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यूपीएससी की तैयारी के लिए ये चर्चा उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.